everyone. I, Richa Tripathi, welcomes you all in our YouTube channel RK Tutorials. और आज हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में 7 से 8 मार्क्स तक का डेफिनेटली आता है, जिसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और बाकी 2 से 3 मार्क्स के अदर क्वेश्चंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल डिस्कशन, आइए जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्सेट्रा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start our video with our first topic, which is what electrochemistry actually is. और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं कि हम आपके लिए और क्या बेटर कर सकते हैं। एंड फर्दर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और बाकी के सारे वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आइए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ये हेडिंग पढ़ने से ही ऐसा लग रहा है कि समथिंग इन केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करती है, और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेसेस होते हैं उन सब को जो स्टडी करती है केमिस्ट्री की ब्रांच, वही ब्रांच होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ही हमारे अदर सारे पार्ट्स आके जुड़ जाएंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, और आगे 2-3 टॉपिक हैं, इससे ही रिलेटेड वो सारे टॉपिक हैं। ओके, तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वर्ड आया है रिडॉक्स रिएक्शन। आपने अपने 11th क्लास की सेकेंड बुक में फर्स्ट चैप्टर में ये वर्ड जरूर सुना होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। मतलब रिडक्शन भी उसी रिएक्शन में टेक्स प्लेस कर रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी उसी रिएक्शन में टेक्स प्लेस कर रहा होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, तो इट इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हाइल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स डू द रिवर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइस होती है जिसमें जो हमारी रिएक्शंस के ड्यूरेशन पे जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस फॉर्म में? जो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो खुद से प्रोसीड नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में उन्हें देते हैं ताकि हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो सके। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं ये इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के? कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम लोग अपनी जनरल डेली लाइफ में भी देखते हैं? बैटरीज से यहाँ पर मतलब है हमारी जो इन्वर्टर की बैटरीज हो गई, और सेल बैटरीज वो होती हैं जिसमें बहुत सारे सेल कंबाइंड होकर एक सेटअप बनाते हैं, उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। जबकि एक सिंगल उसको हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, तो बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये है सबसे कॉमन एग्जांपल, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। बैटरी का सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो सबके घर में होगा और सबने सुना होगा, इन्वर्टर।
इन्वर्टर की जो बैटरीज होती हैं, जब तक उन्हें लाइट मिलती है तब तक बैटरी में केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू रहती हैं, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। फिर जब वापस लाइट आ जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब फिर हमारा इन्वर्टर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगता है, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। ओके, तो सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बैटरीज। नेक्स्ट हम लोग जो और आगे का पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। इसको हम लोग प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह रिएक्शन टेक्स प्लेस करती हैं, वो कैसे हमें एनर्जी देते हैं और कैसे वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है, मतलब ज़रूर इन द सेंस कि बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, मतलब क्यों हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज़ करना चाहिए। तो ये हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट मतलब हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक ये हमें एनर्जी दे सकता है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता। एक बार अगर हमने इसको ले लिया तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेस पॉल्यूटिंग होता है, लेस पॉल्यूटिंग इन द सेंस ये रिसाइकेबल होता है। रिसाइक्लेबल मतलब इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रोड कभी कंप्लीटली, किसी सेल का इलेक्ट्रोड कभी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगर एक बार उस इलेक्ट्रोड की पूरी एनर्जी लॉस हो गई तो क्या होता है, बाद में जो भी प्रोसेसेस हो उससे हम उस इलेक्ट्रोड को दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं और रिचार्ज करने के बाद फिर से रीयूज़ कर लेते हैं, तो ये लेस पॉल्यूटिंग होता है। ठीक है, लेस पॉल्यूटिंग इसीलिए होता है क्योंकि हम इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, और हाईली एफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है। नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इसको हम लोग डीप में इसलिए पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा वर्क करता है, पूरी प्रोसेस क्या होती है उसके वर्क करने की। तो गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल भी कहते हैं। डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का इम्प्रूवमेंट है। तो डैनियल सेल किस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल से बेटर है। डैनियल सेल जो होता है, डैनियल सेल हमें एक तो ज़्यादा एनर्जी देता है गैल्वेनिक सेल से, ज़्यादा टाइम के लिए एनर्जी देता है गैल्वेनिक सेल से, एंड डैनियल सेल लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब गैल्वेनिक सेल से डैनियल सेल की लाइफ ज़्यादा टाइम के लिए होती है। ओके, और अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इट ऑल्सो कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो ये भी केमिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब इसमें कौन-सी रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर की बैटरीज़ में रिएक्शंस होती हैं, जब उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। वो रिएक्शंस हमें एनर्जी लिबरेट करती रहती हैं और बाद में जब हमें उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें एनर्जी मिलने लगती है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में कौन-सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है? ये पर्टिकुलर रिएक्शन ज़िंक प्लस कॉपर आयन्स गिव्स आउट ज़िंक आयन्स प्लस कॉपर। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली है क्या? आगे एक डायग्राम की हेल्प से आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट दिस रिएक्शन एक्चुअली इज़। ओके, तो अभी आप यहाँ पर इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो द अबव रिएक्शन जनरेट एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन्स एंड कॉपर आयन्स चार्ज इज यूनिटी। ये अबव रिएक्शन से गैल्वेनिक सेल एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड आपने फिजिक्स में सुना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क लगता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो हमारी अबव रिएक्शन है इससे 1.1 वोल्ट, वोल्ट हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है। तो इससे 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। कब जनरेट होता है? जब जिंक और कॉपर आयन्स की मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। यूनिटी मतलब 1 मोल डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब ये इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये मोलैलिटी फॉर्म में है। मोलैलिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा व्हाट इज़ मोलैलिटी। ठीक है? तो अबव रिएक्शन में 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है जब जिंक और कॉपर आयन्स की मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल डेसीमीटर क्यूब होती है, यानी यूनिटी होती है। ठीक है? और बाकी हम लोग अभी आप सोच रहे होंगे कि 1 मोल ही क्यों ले रहे हैं कंसंट्रेशन? तो ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। हमें 1 मोल पे ही 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल सकता है। ठीक है?
नेक्स्ट, अ गैल्वेनिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आ गया कि एक गैल्वेनिक सेल जो होता है वो 2 हाफ सेल्स से मिलकर बनता है। 2 हाफ सेल्स मतलब इसमें 2 सेल्स कनेक्टेड होते हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक सेल ये जिंक का हो गया, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड और जिंक का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और एक सेल ये कॉपर का हो गया, जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 हाफ सेल क्यों कहा गया है? 2 हाफ सेल इसलिए क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रोड अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड होता है और एक से हाफ सेल बनाता है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड होता है, वो एक हाफ सेल बनाता है। तो इस तरह से ये 2 हाफ सेल्स हो गए। ईच सॉल्यूशन ईच हैविंग डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड वायर। ये दोनों ही अपने-अपने सॉल्ट सॉल्यूशन कंसिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है या फिर जिंक का इलेक्ट्रोलाइट होता है जिंक सल्फेट, और कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। तो दोनों के अपने-अपने सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप नहीं किए जा सकते। पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं इनके। अब हम लोग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ वायर। जो हमारे जिंक होता है ये इलेक्ट्रोड फॉर्म में होता है, और जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है। ओके, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, आप आगे डायग्राम में देखेंगे, जो हमारा जिंक के इलेक्ट्रोड है वो वायर से कनेक्टेड है, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। उस डायग्राम में ही मैं आपको समझा दूंगी कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये हाफ सेल्स एक्चुअली क्या है। हमने ये वर्ड हाफ सेल क्यों यूज़ किया? अभी तक मैंने आपको बताया कि हाफ सेल एक जिंक है और एक कॉपर है। आगे देखते हैं जिंक और कॉपर क्या किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट हाफ सेल्स which results in development of potential difference between the two half cells and generation of electricity takes place। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन के जब रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है उस टाइम पे जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों एक-एक हाफ सेल में टेक प्लेस करता है। एक सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक सेल में रिडक्शन हो रहा होता है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूँगी कि कौन से सेल में ऑक्सीडेशन होता है और कौन से सेल में रिडक्शन होता है, तो आप भूलेंगे नहीं और ना ही आपको आगे कन्फ्यूज़न होगी पहचानने में। ठीक है? तो वो आगे जब हम लोग डायग्राम डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूँगी कि ऑक्सीडेशन किधर होता है और रिडक्शन किधर होता है। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि 2 हाफ सेल्स होते हैं जिसमें एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हाफ सेल एक्चुअली क्या होता है। ये जो वर्ड बार-बार यूज़ हो रहा है हाफ सेल, ये एक्चुअली क्या होता है, ठीक है? तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होता है दोनों हाफ सेल्स में, इन्हीं दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। एक ही बात होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? अगर ऑक्सीडेशन या अगर एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन ना हो, इसीलिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, आगे काम आएगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डैनियल सेल। डैनियल सेल कहें या गैल्वेनिक सेल कहें, एक ही बात है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल से बस कुछ फॉर्म्स में बेटर होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलता है देन गैल्वेनिक सेल, और ये हमें गैल्वेनिक सेल से ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है? तो डैनियल सेल कहें या गैल्वेनिक सेल कहें, एक ही बात है। अब हम लोग देखते हैं कि डैनियल सेल होता क्या है। डैनियल सेल के जो हम लोग डैनियल सेल जो सेटअप रेडी करते हैं, इसके लिए हमें कौन-कौन से सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो Daniell cell, it consists of zinc rod dipped in zinc sulfate solution and a copper rod in copper sulfate solution. These two solutions are connected by a electric circuit and a salt bridge. ये सारे वर्ड्स मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन करते टाइम यूज़ किए हैं। जिंक रॉड या फिर जिंक इलेक्ट्रोड जो कि अपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होता है, इसको सॉल्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक कॉपर रॉड होती है जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होता है। जब आपने पीछे रिएक्शन देखी थी, ये देखिए यही वाली रिएक्शन थी पीछे, तो इस रिएक्शन को जब हमने आपको बताया था कि इस रिएक्शन को डीपली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको तभी बताया था
कि 2 हाफ सेल्स हम लोग इसी तरह से जान सकते हैं कि एक जिंक वर्ड यूज़ हुआ है और एक कॉपर यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिंक रॉड जो है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होती है और कॉपर रॉड जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होती है। तो इस तरह से ये 2 हाफ सेल हो गए और इन दोनों सेल्स को किससे कनेक्टेड करते हैं? दीज टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अ सॉल्ट ब्रिज। अभी आपको ये लग रहा होगा कि किसी एक चीज़ से कनेक्ट क्यों नहीं कर लिया, या तो इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर लेते या सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर लेते। तो ये दोनों चीज़ें 2 अलग-अलग चीज़ों को कनेक्ट करती हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करता है, मतलब जिंक रॉड और कॉपर रॉड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इस जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कनेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि इलेक्ट्रॉन्स के हम लोग फ्लो करवा सकें, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा सकें, जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिबरेट हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे तो एनर्जी कैसे लिबरेट होगी? ओके, तो इसलिए हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट, the combination in which an electrode is dipped in its own salt solution of its own salt is called half cell। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि हाफ सेल एक्चुअली होता क्या है। तो हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल हम लोग उस सेटअप को कहते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड को किसी एक मेटल के इलेक्ट्रोड को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। उस पूरे कॉम्बिनेशन को या उस पूरे सेटअप को हम लोग कहते हैं हाफ सेल। ठीक है, इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ ये हार्ड है नहीं। आगे, इन अ हाफ सेल आइदर अ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अकर। अभी पीछे आपने पढ़ा था अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होगा। अब क्योंकि 2 हाफ सेल की बात हुई थी तो मतलब एक हाफ सेल में या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब हो तो दोनों ही रहे होंगे ना, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी वो। ठीक है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड वेयर एज रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। अब मैं आपको आगे फर्दर एक ट्रिक भी बता दूंगी जिससे आपको ये याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होता है, अदरवाइज बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसको लर्न करने में। ठीक है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड वेयर एज रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, ये याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है। द टू हाफ सेल रिएक्शन इन अ डेनियल सेल आर। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक हाफ सेल में कौन कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, जिसको हम लोग बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करके एक रिएक्शन बना देते हैं और उस एक रिएक्शन से हमें अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन पे हो रही होती है, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहें या फिर एनोड कहें। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है? जिंक गिव्स आउट जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपने अपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जिंक पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +2 हो गई, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयर एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसीलिए इसको रिडक्शन हाफ सेल कहा गया है, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे रिडक्शन होता है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर कॉपर +2 चार्ज कंसिस्ट कर रहा है और यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। ठीक है, तो ये दोनों अपनी अपनी पर्टिकुलर हाफ रिएक्शंस होती हैं। ये फिर इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। उसके बाद ये एक रिएक्शन बन जाती है, ये कंप्लीट रिएक्शन बन जाती है और इस कंप्लीट रिएक्शन से हमें हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलने लगता है। ठीक है, तो ये देखिए, दीज टू पोर्शंस ऑफ आर हाफ सेल्स और रिडॉक्स कपल्स। इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग कह सकते हैं या तो हाफ सेल कह सकते हैं या रिडॉक्स कपल्स कह सकते हैं। किसी भी वर्ड से यूज़ करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन के या तो हाफ सेल्स लिखिए या फिर इस रिएक्शन के रिडॉक्स कपल्स को लिखिए या फिर इस रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। वो भी मैं आगे आपको समझा दूंगी कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो कुछ भी वर्ड यूज़ हो सकता है, तो आप बेसिक हर वर्ड पे ध्यान दें। द ओवरऑल रिएक्शन इज, इन दोनों की ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, मतलब जब हम इनको वायर के थ्रू और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो कौन सी रिएक्शन मिलती है हमें? जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर आयंस एंड गिव्स आउट जिंक आयंस एंड कॉपर। आपने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में ही रिएक्शंस बनाना भी सीखा होगा।
तो हम लोग उसको ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं। आगे ये देखिए, जिस डायग्राम की बात हम लोग कर रहे थे वो डायग्राम आ चुका है। अब मैं आपको इसको क्लियरली समझा दूँगी, इससे आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्ज़ाम्पल जो कि गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या फिर डैनियल सेल, वो सब एक ही है, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो द टू हाफ सेल्स कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर थ्रू अ वोल्टमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली। ये देखिए, दो हाफ सेल हैं, इसको कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर, आपको वायर दिख रहा होगा डायग्राम में, ये देखिए ये वायर है, कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर थ्रू अ वोल्टमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली। वोल्टमीटर भी आपको दिख रहा है, वोल्टमीटर किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है? इसलिए वोल्टमीटर का यूज़ किया और बाकी एक स्विच एक्सटर्नली मतलब, या फिर हम अपने डायग्राम को अपने सेटअप को ऑन ऑफ करके कर सकें, इसके लिए हम लोग स्विच यूज़ करते हैं एक्सटर्नली, ठीक है? द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। वायर सिर्फ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्ट सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। मतलब ये सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? उसके बाद जब हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है, तब ये जो हमारा डैनियल सेल है या फिर जो गैल्वेनिक सेल है, ये 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करता है। 1.1 वोल्ट हालाँकि है तो बहुत कम, इसीलिए हम लोग बहुत सारे सेल्स को यूज़ करके बैटरी बनाते हैं। तो हमें बहुत सारा पोटेंशियल मिलने लग जाता है, जिससे हम लोग अपने फैन्स चलाते हैं, मोटर्स चलाते हैं और जो भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको भी हम लोग रन कर सकते हैं अपनी बैटरीज़ को यूज़ करके, ठीक है? तो ये जो सेटअप है, ये पूरा हमारा गैल्वेनिक सेल है या फिर डैनियल सेल है, आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सॉल्ट ब्रिज के नीचे आप केसीएल लिखा हुआ देख रहे होंगे, तो ये डाउट आ रहा होगा कि ये क्या है? ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें केसीएल या फिर अगर-अगर या जेलाटिन को फिल किया जाता है, किस लिए? ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, मतलब किसी एक साइड ना तो ये एसिडिक रह सके और किसी एक साइड ना तो ये बेसिक रह सके, ठीक है? इसलिए केसीएल अगर-अगर या फिर जेलाटिन को फिल किया जाता है। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट्स को एक-दूसरे से कनेक्ट करता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होता है और तभी हमारा करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो मतलब सॉल्ट ब्रिज जो है, इट कंप्लीट्स द डायग्राम अ, बाय अलाउइंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, ठीक है? तो इसलिए हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ी। एंड सेकंड, सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी? सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, मतलब ना किसी एक तरफ एसिडिक होत रहता है, ना किसी एक तरफ बेसिक रहता है। अगर एसिडिक रहेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बेसिक रहेगा तो उस तरफ कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ऐसा नहीं रहता है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है, मतलब रिएक्शन प्रॉपर वर्क कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्यों नहीं रिएक्शन में पार्ट करता है? सॉल्ट ब्रिज खुद में भी न्यूट्रल होता है। सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है। इसको इसीलिए इस तरह से बनाया ही जाता है ताकि ये रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे, ये केमिकली इनर्ट रहता है, ठीक है? आगे नोट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट से हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानेंगे कि रिएक्शन किस तरह टेक प्लेस करती है। अगर ज़िंक टू कॉपर, इसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ज़िंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ज़िंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने हैं तो हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को ही क्यों लिया? हम लोग डायरेक्टली सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को उधर ज़िंक से कॉपर में फ्लो कर देते। अभी आपको हम आगे बता देंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा। If an external opposite potential is applied in the Ganwalic cell and increased slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposite voltage reaches the value 1.1 volt. हमें दो इलेक्ट्रोड्स या फिर दो हाफ सेल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकें और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है? तो दो हाफ सेल्स जो हैं, ये हम लोगों को क्या करते हैं, 1.1 वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं। एक हाफ सेल ये जिंक का हो गया और एक हाफ सेल ये कॉपर का हो गया। अब जब हम अगर कोई एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अगर हम अपने इस सेटअप में एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करें
तो क्या होगा, तो रिएक्शन तब तक टेक प्लेस करेगी जब तक उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता। मतलब अगर अपने सेटअप को एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हैं तो क्या होता है, तो हमारी रिएक्शन थोड़ा जल्दी प्रोसीड कर जाएगी और हमें 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे देगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल दे दिया तो हमें जो हमारा सेटअप है वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो हम लोगों का रिएक्शन तभी तक प्रोसीड करेगी जब तक 1.1 वोल्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हो जाता सेटअप से। जैसे ही 1.1 वोल्ट हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेटअप देने लगेगा, तभी क्या होगा, व्हेन द रिएक्शंस स्टॉप ऑल टुगेदर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, तभी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का जनरेट करने लगेगा सेटअप, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप से मिलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? जैसे ही 1.1 वोल्ट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगेगा, तभी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और कोई करंट नहीं रह जाएगा सेटअप में। उसके बाद अगर हम फिर भी इंक्रीज़ करते हैं अपने एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल को, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन तो होगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करने लगेगा। कैसे? अभी तक इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ज़िंक से फ्लो होकर कॉपर की तरफ जा रहे थे, और कॉपर उन आगे आप पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, तो अभी हम लोग थोड़ा-सा ही इसके डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़िंक से फ्लो होकर कॉपर की तरफ जा रहे हैं, और कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर खुद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा रिएक्शन भी कह रही थी। ठीक है? आगे हम लोग इसको फर्दर पढ़ लेंगे, तो हम लोग अपनी बेसिक जो पढ़ रहे थे उस पे आते हैं कि अगर हम लोग एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट होने के बाद भी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन अपोज़िट डायरेक्शन में होने लगेगी। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करने लग जाएगा। ठीक है? तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करने लगेगा। देखिए, जब ज़िंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर कॉपर की तरफ जाते रहेंगे जब तक, तब तक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होते हैं, और ज़िंक हाइली कंसंट्रेटेड होता है, कॉपर लोअर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है? लो कंसंट्रेटेड होता है, सॉरी। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अगर हम एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ना भी दें, तो रिएक्शन स्लोली होगी, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज़िंक से कॉपर की तरफ ही फ्लो होंगे। अब अगर हमने एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जल्दी फ्लो होने लग जाएँगे, और लेकिन ये होंगे ज़िंक से कॉपर की तरफ। तब तक फ्लो होंगे जब तक ज़िंक इलेक्ट्रोड के सारे इलेक्ट्रॉन्स कॉपर इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुँच जाते। जैसे ही ऐसा होगा, वैसे ही हमें 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलने लग जाएगा, ठीक है? तो आगे क्या है, आगे क्या होगा, जैसे ही 1.1 वोल्ट का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा, वैसे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और फिर अगर हम अपने एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करने लगेगा। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कॉपर से ज़िंक की तरफ फ्लो करने लगेंगे, जो कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। मतलब ये खुद से कभी प्रोसीड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई। तो अब उसको, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर हम आउटर एनर्जी दें तो प्रोसीड करवा सकते हैं उनको, ठीक है? तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करने लगेगी, तो ये अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करने लग जाएगा, ठीक है? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लिखा भी है, इट नाउ फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस कर लिया है। आगे देखिए, वही चीज़ आ गई कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होगा तब डायग्राम में क्या होगा, जब इक्वल होगा तब डायग्राम में क्या होगा, और जब ज़्यादा होगा तब हमारे, सॉरी डायग्राम नहीं, सेटअप में क्या होगा, ठीक है? तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से क्या कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़िंक से कॉपर की तरफ कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होते रहेंगे। मतलब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता रहेगा हमें 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने के लिए। ठीक है? तो ज़िंक डिज़ोल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉज़िटेड एट कैथोड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़िंक की रॉड डिज़ोल्व होती रहेगी और कॉपर वो इलेक्ट्रॉन्स लेता रहेगा, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स साल्ट ब्रिज के थ्रू फ्लो होंगे।
ठीक है, और हमेशा जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। अब जब हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, तब सर्किट में कोई करंट नहीं रह जाएगा। कोई करंट नहीं रहेगा मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेटअप 1.1 वोल्ट की एनर्जी हमें दे चुका है, इसके आगे ये क्यों वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर हम फिर भी फर्दर इंक्रीज करते हैं अपने एक्सटर्नल पोटेंशियल को, तो क्या होगा, तो अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो होने लगेंगे और करंट क्या होगा, वो जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तब कॉपर की रॉड डिसॉल्व होने लगेगी और जिंक पे जाके ये डिपॉजिट होने लगेगा। जिंक को अब इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगेंगे तो जिंक का इलेक्ट्रोड वापस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती रहती है और हमें पोटेंशियल मिलता रहता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? ये सर्किट को कंप्लीट करके करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। मतलब ये सर्किट को कंप्लीट करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर करंट फ्लो होने लग जाता है और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये दोनों पॉइंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप होता है। मतलब किसी हाफ सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड और अपने ही इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप होता है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो आपको नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब पर्टिकुलर कंडीशंस पे। कौन-कौन सी पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं? एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स 1 मोलर। ये देखिए जो हमारी कंडीशंस है मैं उनको अंडरलाइन कर देती हूँ। एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स 1 मोलर concentrated salt solution, then the potential created between the metal rod and salt solution is called standard electrode potential and represented by E naught। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो हमारा ये है, जो हमारा पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे हम उसको या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर देते हैं अपने हाफ सेल को, और जो हमारे सेल के इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। तब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है मेटल रॉड और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। हम इसी फॉर्म में आगे सारे वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, मतलब आगे सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस फॉर्म में ही पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद रखिए, या फिर ई नॉट से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया होगा या फिर ई नॉट वर्ड यूज़ होगा, आपको आगे दिख भी रहा है हमारी स्लाइड में, ये देखिए ई नॉट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस आप ज़रूर याद रखें, कौन-कौन सी होती हैं। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 1 मोल कंसंट्रेशन होती है हमारे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो ये वर्ड आपको सुनने से ही पता लग रहा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप होता है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, जो पूरे सेल से पोटेंशियल डेवलप होता है वो होता है हमारा सेल पोटेंशियल। The potential difference developed between the two half cells is called a cell potential and is measured in volts। तो अभी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो याद रखें कि जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो क्या होता है, जो पूरे दोनों हाफ सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जो कि 1.1 वोल्ट होता है, जो दोनों हाफ सेल से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो होता है हमारा सेल पोटेंशियल, या फिर यूँ कह लें कि जो पूरे सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है सेल पोटेंशियल। और इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। मतलब जो हमारे कैथोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, वो माइनस जो हमारे एनोड में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, वो अगर हम लोग कैथोड के पोटेंशियल डिफरेंस से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड हैं। तो आप ये फॉर्मूला या तो लिख लें या याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है।
आगे क्या है, आगे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मिसनॉमर है, ये किसी टाइप का फोर्स नहीं है, ये भी एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। बट अब क्योंकि इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या फिर ईएमएफ ऑफ सेल है, तो हम लोग इसको इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो तब डेवलप होता है जब सेटअप में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, ठीक है। और ये भी वोल्ट में ही मेजर करते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ही सेम है। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमारा सेल पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पर हमें ईएमएफ मिल रहा है, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे सेल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब कोई रिएक्शन अगर लिखी हो तो हम लोग रिडॉक्स कपल्स को या फिर हाफ सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सीख लीजिए। और मैंने पीछे एक ट्रिक के बारे में भी बात की थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो इससे हम लोग हाफ रिएक्शंस निकाल लेते हैं, मतलब कौन सी मेटल हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा मेटल हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक हाफ सेल हमारा ये हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स +2 आ रहा है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहा है, तो वो भी शो करने पड़ेंगे हमें। अगले कॉपर वाले में क्या हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, मतलब कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो रहा है, यहाँ पे 0 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ प्लस है, तो ये हो गया इसका रिडक्शन, ये हो गया हमारा दूसरा हाफ सेल, ठीक है। तो दोनों हाफ सेल हो गए। इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, पहले लिखते हैं लेफ्ट, फिर लिखते हैं राइट। अब आप सोच रहे होंगे ये RRCP क्या क्या है, ये RRCP है राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड हम लोग हमेशा रिडक्शन वाला हाफ सेल लिखते हैं जो कि कैथोड पे होता है और जो कि पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया, राइट हैंड साइड पे हम लोग रिडक्शन वाले रिएक्शन को लिखते हैं जो कि कैथोड होता है और जो कि पॉजिटिव होता है, जो कि कैथोड पे होती है, जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपको ये ट्रिक याद कर लें आप, तो आगे न्यूमेरिकल्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी ये पहचानने में कि एनोड पे क्या कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, ठीक है। चलिए, तो अभी लेफ्ट पे आप ऑक्सीडाइज होने वाले सेल्स को लिख देंगे, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं ये हमारा एनोड पे हो रही है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट कर हो रहे हैं, ये हमारे कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेल रिप्रेजेंटेशन करना आ गया, पहले लेफ्ट लिखेंगे फिर राइट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीडेशन, जो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो वाला हाफ सेल, और जिस हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा होता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं, मतलब हमने 2 इलेक्ट्रोड को ही क्यों यूज़ किया, हम एक इलेक्ट्रोड को यूज़ करके भी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो हम ये किसकी हेल्प से निकालते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, मतलब शी की हेल्प से। ये शी क्या होता है, ये वो इलेक्ट्रोड होता है या फिर ऐसे मेटल का इलेक्ट्रोड होता है जिसका अपना पोटेंशियल 0 होता है, ये कोई पार्ट नहीं करता है हमें पोटेंशियल देने में। तो अगर इसका अपना पोटेंशियल 0 है तो हम अपने किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आती है बारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपने एक सीरीज़ पहले भी पढ़ी होगी, मेटल्स की सीरीज़। कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इस हम लोग जो अपने एलिमेंट्स को इस तरह से सेटअप करें कि उसकी जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो या तो इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो। क्लियर हो गया, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये देखिए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, यहाँ पे चार यूजेस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल,
अब जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो न्यूमेरिकली तो सॉल्व करेंगे नहीं इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को, तो उन्होंने एक ही बार में सारे इलेक्ट्रोड्स को सारे इलेक्ट्रोड्स के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ के उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लिख लिया। फिर उन्हें जब भी किसी भी ईएमएफ की ज़रूरत पड़ी या फिर किन्हीं भी 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में ईएमएफ के निकालने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ईएमएफ की वैल्यू देखी और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके ईएमएफ निकाल लिया। तो सबसे पहली ज़रूरत इसलिए पड़ी। दूसरी ज़रूरत किस लिए पड़ी? रिएक्शन की फ़ीज़िबिलिटी जानने के लिए। मतलब कौन-सी रिएक्शन खुद से हो सकती हैं और कौन-सी रिएक्शन खुद से नहीं हो सकती हैं। ठीक है? मतलब कौन-सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं और कौन-सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये अगर जो हमारी ई नॉट वैल्यू है, मतलब जो हमारी सेल की वैल्यू है, ई नॉट सेल की जो वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये रिएक्शन फ़ीज़िबल करती है। मतलब रिएक्शन हमारी फ़ीज़िबल होगी और अगर ये लेस देन 0 है, तो हमारी रिएक्शन नॉन फ़ीज़िबल होगी। क्लियर हो गया? दूसरी ज़रूरत हमें अपनी सीरीज़ की इसलिए पड़ी। हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया था, तीसरी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये पहचानने के लिए कि कौन-कौन से मेटल हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो तीसरी रिएक्शन हमें इसलिए प तीसरी यूज़ तीसरे यूज़ हमें इसलिए तीसरा यूज़ हम इसलिए करते हैं, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। मतलब जो हमारे जो मेटल्स हैं, वो कौन-कौन से ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ये जानने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की ज़रूरत पड़ी। आगे कंपेयरिंग द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। आगे किस लिए ज़रूरत पड़ी? ये जानने के लिए कि कौन-कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर दूसरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन-कौन से रिड्यूसिंग होते हैं, मतलब जो किसी दूसरे मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये जानने के लिए भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की ज़रूरत पड़ी। क्लियर हो गया? ठीक है, ये 4 बेसिक मेन यूज़ेस हैं, ये 4 आप याद कर लें, अगर कभी पेपर में आए तो ये 4 ऐसे ही लिख दें, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे यूज़ेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, इसमें कौन-कौन से सेटअप यूज़ होते हैं, इनके पार्ट्स कैसे यूज़ होते हैं। अब आगे क्या बात आई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज़ कहाँ होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इलेक्ट्रोकेमिकल का सेल यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है? सबसे पहले तो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन करने के लिए। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर ये तो चीज़ आपने ऊपर ही पढ़ ली होगी, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, तो हमारा एसिडिक है और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो वो हमारा बेसिक है। तो ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहला यूज़ कहाँ पे होता है? सॉल्यूशन की पीएच जानने के लिए। दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए और अदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ये सारे वर्ड्स आपने 11th क्लास के चैप्टर इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक में सुने होंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। इन सब को जानने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ज़रूरत पड़ी और ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको आप अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे 12th क्लास में। इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? बाकी हमारा वीडियो का एंड है यहीं पर। सो गाइस, थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम लोग आपके लिए बाकी के जो हमारे इसके पार्ट्स हैं चैप्टर के, वो भी बहुत जल्द ही लाएंगे, तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की खबर आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।